Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is 2020 English series with practice at 13. Please वीडियो को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. First question of today's video is, whose first novel, The Comforters, is concerned with a neurotic woman writer, Caroline Rose, having to come to terms with her newfound Catholicism, with her hallucination, and with her godlike status as a creator. म्यूरियल स्पार्क। तो कौन नॉवेलिस्ट है जिसका नॉवेल है द कन्फर्टर्स, जिसमें इन्होंने प्रेजेंट किया है एक न्यूरोटिक वुमेन राइटर कैरोलाइन रोज को हैविंग टू कम टू टर्म्स विथ हर न्यू फाउंड कैथोलिसिज्म, जो कि अपने न्यू फाउंड कैथोलिसिज्म को लेकर यहाँ पे शामिल होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, और साथ में इनके हालुसिनेशंस को भी और इनके गॉड लाइक स्टेटस को भी एज ए क्रिएटर के तौर पे। मीन्स कैरोलाइन रोज जो है वो कैथोलिसिज्म को प्रेजेंट कर रही हैं, हालुसिनेशन को प्रेजेंट कर रही हैं और अपने गॉड लाइक स्टेटस दैट इज क्रिएटर को प्रेजेंट कर रही हैं। तो ऐसा कैरोलाइन रोज को प्रेजेंट किया गया है द नॉवेल कम्फर्टर्स में। और जो नॉवेल कम्फर्टर्स से ये किसका है? म्यूरियल स्पार्क का। याद रखेंगे, म्यूरियल स्पार्क। Question number 2. What is Muriel Sparks' autobiography entitled as? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि म्यूरियल स्पार्क्स की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल पूछा जा रहा है, दैट इज करिकुलम वेटा। तो याद रखेंगे, इट्स द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ म्यूरियल स्पार्क, करिकुलम वेटा। Question number 3. The most notable of Leslie Poe's Hartley's novels include Eustace and Hilda, The Hireling, The Go-Between। क्वेश्चन है कि लेस्ली पोल्स हार्टले के जो मोस्ट नोटेबल नॉवेल्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं यूस्टेस एंड हिल्डा, द हायरलिंग, द गो बिटवीन। याद रखेंगे ये तीनों नॉवेल किसके हैं? लेस्ली पोल्स हार्टले के, और ये तीनों ही इनके मोस्ट नोटेबल नॉवेल्स हैं, यूस्टेस एंड हिल्डा, द हायरलिंग, द गो बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम्स रेडिमिक्यूलम, मेटालरम एंड ब्रिक फ्लैट्स वर रिटेन बाय बासिल बंटिंग। तो यहाँ पे कुछ पोयम है जिनके थोड़े से मेरे प्रोनाउंसिएशन है, इसको देख लीजिए। रेडिमिक्यूलम, मेटालरम एंड ब्रिक फ्लैट्स। तो ये जो पोयम से किसके द्वारा लिखा गया है? बासिल बंटिंग के द्वारा। याद रखेंगे, बैसिल बंटिंग। तो बैसिल बंटिंग है रेडिमिक्यूलम, मेटालरम और ब्रिक फ्लैट्स के ऑथर। Question number 5. Larkin's first volume of poetry which has published in 1940 was The North Sea. याद रखेंगे, फिलिप लार्किन से क्वेश्चन है। इनके वॉल्यूम जो पोएट्री है, पोएट्री की फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश्ड होती है 1945 में। उसका नाम बताना है, टाइटल बताना है, द नॉर्थ सी। द नॉर्थ सी पे लार्किन्स की पोएट्री की फर्स्ट वॉल्यूम 1945 में पब्लिश्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 6. What has since become Larkin's most quoted line? They fuck up you, your mom and dad opens the poem. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फिलिप लार्किन का मोस्ट कोटेड लाइन दे फक अप यू, योर मॉम एंड डैड, ये किस पोएम की ओपनिंग लाइन से? दिस बी द वर्स। याद रखेंगे, ये पोएम है दिस बी द वर्स। तो दिस बी द वर्स जो पोएम है ये फिलिप लार्किन की पोएम है, और इसी पोएम का ये फर्स्ट लाइन है, they fuck you up, your mom and dad. Question number 7. A poet who was phenomenally successful in term selling by 1960s became the poet laureate in 1972. Identify him. जॉन बेंजामिन। जॉन बेंजामिन जो है ये है पोएट। जॉन बेंजामिन जो है फेनोमेनली सक्सेसफुल पोएट है। 1960 में ये बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और ये पोएट लॉरेट बनते हैं 1972 में, जॉन बेंजामिन। क्वेश्चन नंबर 8. Whose 2 volumes of verse A Good Time was had by all and Tender only to one had received relatively little attention in their own time but achieved belated celebrity in 1957. Steve Smith.
Here is question that 2 volumes है पोएट्री के, एक है अ गुड टाइम वॉज हैड बाय ऑल, क्या है अ गुड टाइम वॉज हैड बाय ऑल, और सेकेंड वॉल्यूम है टेंडर ओनली टू वन। तो ये जो दोनों पोएट्री की वॉल्यूम है अ गुड टाइम वॉज हैड बाय ऑल, टेंडर ओनली टू वन, ये दोनों वॉल्यूम अपने टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होता है, बहुत ज्यादा लोगों का अटेंशन नहीं ले पाता है, लेकिन ये बाद में बहुत ज्यादा सफल हो जाता है। ये बिलेटेड सेलिब्रिटी बन जाती हैं, बन जाती हैं इसके जो ऑथर हैं 1957 में। तो दैट इज स्टीव स्मिथ, याद रखेंगे हु इज स्टीव स्मिथ। तो स्टीव स्मिथ की ये दो वॉल्यूम है पोएट्री की, एक है अ गुड टाइम वॉज हैड बाय ऑल और सेकेंड है टेंडर ओनली टू वन। इन दोनों को कोई अटेंशन नहीं मिलता है अपने टाइम पीरियड में, बट बाद में ये एक सेलिब्रिटी के रूप में जाने जाते हैं स्टीव स्मिथ, कब 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसेंटिंग अनार्की constantly shifting youth culture in the 1950s have been preliminary delineated in his novel City of Spades and Absolute Beginners by Colin McLean, याद रखेंगे कॉलिन मैकनेस। कॉलिन मैकनेस का जो नॉवेल है सिटी ऑफ स्पेड्स एंड एब्सोल्यूट बेगिनर्स, इसमें इन्होंने क्या प्रेजेंट किया है, डिसेंटिंग एनार्किक कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग यूथ कल्चर को प्रेजेंट किया है 1950s में। तो याद रखेंगे ये दोनों वर्क किसका है, सिटी ऑफ स्पेड्स एंड एब्सोल्यूट बेगिनर्स कॉलिन मैकनेस का, और इसमें इन्होंने 1950s के जो कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग यूथ कल्चर है उसको प्रेजेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द ऑथर ऑफ द फीमेल eunuch that provided a stimulus to the development of a newly outspoken and often provocative feminism in the 1970s? गर्मिन ग्रियर, ठीक है, तो इसको जर्मिन ग्रियर भी कर सकते हैं प्रोनाउंस। तो जर्मिन ग्रियर जो हैं ये ऑथर हैं किसके, द फीमेल यूनुक के, जिसमें इन्होंने प्रोवाइड किया है एक स्टिमुलस डेवलपमेंट को, जो कि न्यूली आउटस्पोकन स्टिमुलस डेवलपमेंट है, और हमेशा ये फेमिनिज्म के लिए प्रोकेटिव रहा है 1970s के टाइम में। तो याद रखेंगे द फीमेल यूनिक किसका वर्क है, जर्मेन ग्रियर का। Question number 11, whose 5-volume sequence Children of Violence deals with the developing political commitment and the later political disillusion of Martha Quest, Doris Lessing. तो here is question that कि whose 5-volume sequence, किनके 5-volume sequence टाइटल है Children of Violence deals with the developing political commitment, जिसमें political commitment को प्रेजेंट किया गया है एंड लेटर पॉलिटिकल डिसइल्यूजन को, और किसके, मार्था क्वेस्ट के। तो मार्था क्वेस्ट के जो पॉलिटिकल डिसइल्यूजन है और साथ में पॉलिटिकल कमिटमेंट है उसको प्रेजेंट किया गया चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस में, और चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस जो है वो 5 वॉल्यूम का सीक्वेंस है, और ये किसका वर्क है, डोरिस लेसिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द वाइड सरगासो सी 1966, which can be said partly to be a rethinking of Mr. Rochester's account of his courtship and marriage as given in Jane Rice. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाइड सरगासो सी जो कि 1966 का वर्क है, ये किसने लिखा है, तो ये है जेन राइस का वर्क है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक प्रकार का रीथिंकिंग है मिस्टर रोचेस्टर के अकाउंट का, किस चीज को लेकर, कोर्टशिप और मैरिज को लेकर जेन आयर में। एक्चुअली जेन आयर इज अ वर्क, और इसमें कोर्टशिप और मैरिज को लेकर मिस्टर रोचेस्टर के अकाउंट को रीथिंक किया गया, किसमें, वाइड सरगासो सी में, और ये वर्क किसका है, जेन राइस का। Question number 13, 2 men and 2 women who work together in a London office are observed as they divide, briefly celebrate and privately decay in Barbara Pyam's notable novel, Quartet in Autumn. बारबरा पाइम का नोटेबल नॉवेल है क्वार्टेट इन ऑटम, इसमें 2 men and 2 women क्या करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं लंदन ऑफिस में,
और वे डिवाइड होते हैं, फिर सेलिब्रेट करते हैं, और इस तरह से ये चीजें प्रेजेंट किया गया है क्वार्टेट इन ऑटम में। और ये क्वार्टेट इन ऑटम किसका वर्क है? बारबरा पाइन का नोटेबल नॉवेल। Question number 14, Nights at the Circus. 1984, the story of Favors, a Cockney bird woman, was written by Angela Carter. देखिए, नाइट्स एट द सर्कस 1984 का वर्क है और ये फेवर्स की स्टोरी है। फेवर कौन है? एक कॉकनी बर्ड वुमेन है। किसके द्वारा लिखा गया है नाइट एट द सर्कस? एंजेला कार्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स स्मिथसन एंड सरा वुडरफ are the center characters in the most popular novel of John Fowles, The French Lieutenant's Woman. Here is two characters, Charles Smithson and Sarah Woodruff. ये दोनों सेंट्रल कैरेक्टर्स से जॉन फॉल्स के पॉपुलर नॉवेल द फ्रेंच ल्यूटेनेंट्स वुमेन में। याद रखेंगे, द फ्रेंच ल्यूटेनेंट्स वुमेन किसका वर्क है? जॉन फॉल्स का। और इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है चार्ल्स स्मिथसन एंड सरा वुडरॉफ। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑटोबायोग्राफिकल नरेटर ऑफ एंथनी's earthly powers who strikes up acquaintances with Joyce, Lavis, Ford, Maddox, Ford and Kipling is Tomei. तो क्या पूछा जा रहा है? द ऑटोबायोग्राफिकल नरेटर ऑफ एंथनी अर्थली पावर्स। एंथनी का जो अर्थली पावर्स है ये ऑटोबायोग्राफिकल नरेटर है और इसमें इन्होंने किसके बारे में एक्वेंटेंस किया है? जॉयस, लेविस, फोर्ड, मैडक्स, फोर्ड, किपलिंग, ये सारे ऑथर्स से, जिसमें एंथनी ने अपने अर्थली पावर्स जो वर्क के, तो एंथनी के अर्थली पावर वर्क में 2 में इज द ऑटोबायोग्राफिकल नरेटर जो एक्वेंटेंस करते हैं जॉयस, लेविस, फोर्ड, मैडक्स, फोर्ड एंड किपलिंग से। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following written by Anthony Burgess is a sharply anti-utopian vision of the technical future told from the point of view of Alex, a clockwork orange. तो पूछा जा रहा है कि ये इसमें से वो कौन सा वर्क है जो एंथनी बर्गेस ने लिखा है, और इसमें शार्पली जो एंथनी बर्गेस का ये वर्क है थोड़ा एंटी यूटोपियन टाइप का वर्क है और साथ में टेक्निकल फ्यूचर को भी प्रेजेंट करता है। एंथनी बर्गेस का वो नॉवेल है अ क्लॉकवर्क ऑरेंज, जो कि एलेक्स के व्यू ऑफ पॉइंट्स के थ्रू, एलेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू नरेट किया गया। तो याद रखेंगे, एलेक्स के माध्यम से अ क्लॉकवर्क ऑरेंज की स्टोरी को नरेट किया गया है और ये वर्क है एंथनी बर्गेस का। Question number 18, The Ice Age 1977, a novel centered on a series of interlinked relationships, all of which humorously suggest something of the shabby and disappointed state of contemporary England, is the most suggestive of novels by Margaret Drabble. The Ice Age 1977 का वर्क है और ये नॉवेल जो है सेंटर्ड है किस सीरीज पे? इंटरलिंक्ड रिलेशनशिप की सीरीज पर, जिसमें कंटेम्प्रेरी इंग्लैंड के कुछ सेबी और डिसअपॉइंटमेंट स्टेट को ह्यूमरसली सजेस्ट किया गया है। तो ये नॉवेल किसका है? मार्गरेट ड्रेबल का है। याद रखेंगे, द आइस एज 1977, ऑथर इज मार्गरेट ड्रेबल और इसमें इन्होंने कंटेम्प्रेरी इंग्लैंड के सेबी और डिसअपॉइंटमेंट स्टेट को प्रेजेंट किया है ह्यूमरसली। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द ऑथर ऑफ Live Like Pigs, a play about the resettlement of gypsies in a housing estate which explores anti-social behavior? John Arden. तो क्वेश्चन इज हियर दैट कि लिव लाइक पिग्स के ऑथर कौन है? तो जॉन अर्डेन इसके ऑथर है और ये एक प्ले है जिसमें जिप्सीज के रीसेटलमेंट को लेकर बात कही गई है हाउसिंग एस्टेट में। तो हाउसिंग एस्टेट में जो जिप्सीज है उनके रीसेटलमेंट की बात की गई है लिव लाइक पिग नॉवेल में और ये एक्सप्लोर करता है एंटी सोशल बिहेवियर को। लिव लाइक पिग्स नॉवेल किसका है? जॉन ऑर्डेन का। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज द रूम, द डम वेटर, द बर्थडे पार्टी एंड द केयर टेकर आर द फर्स्ट 4 plays ऑफ हेरोल्ड पिंटर। तो याद रखेंगे, द रूम, द डम वेटर, द बर्थडे पार्टी,
एंड द केयर टेकर। ये 4 प्लेस हैं और ये किसके हैं? हेरोल्ड पिंटर के। और ये हेरोल्ड पिंटर के फर्स्ट 4 प्लेस हैं, याद रखेंगे। द रूम, द डम्ब वेटर, द बर्थडे पार्टी एंड द केयर टेकर। हेरोल्ड पिंटर के फर्स्ट 4 प्लेस हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइल।